उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी पेट का पेपर है अभी। पेट का पेन ले लेता हूँ। हाँ, पेट का पेपर कब है? 6 और 7 सितंबर को है। तो उसी को लेके ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। सेम ऐसे ही पेपर आएगा, तो क्यों ना पेपर से पहले 3-4 बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधान जो प्राप्त होते हैं? युगल का मतलब क्या होता है कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाना। तो ये लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लोथल से। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। और गुजरात में है। और आर.एस. शर्मा, सॉरी 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 एस आर राव, सॉरी भैया, एस आर राव जो थे, इन्होंने इसकी खोज की थी 1958 में। और ठीक है, लोथल एक क्या था? गोदीवाड़ा था, एकमात्र गोदीवाड़ा। मतलब अगर कह लें गोदीवाड़ा का मतलब क्या, तो ये बंदरगाह शहर था। क्या था? बंदरगाह शहर था। और लोथल से हाथी दांत के पैमाने भी मिले हैं। हाथी दांत के पैमाने भी मिले हैं। इतनी सारी जानकारी लोथल से थी आपकी। पढ़ जाते हैं आगे। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया? देखिए, जैन ग्रंथ जो थे उनको अंग कहा जाता था। अंग, इनकी संख्या जो 12 जो हुआ करती थी। तो जो पहली जैन संगीत थी, प्रथम वाली, जो 300 BC के आसपास हुई थी, ये पाटलिपुत्र में जो हुई थी। तो इसका आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगर यह पाटलिपुत्र ना लिख के यहाँ पे प्रथम लिखा होता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी। कौन थे? स्थूलभद्र जी। ठीक है। और इसी सभा में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतंबर में बढ़ गया था। ये भी ध्यान रखना, पहली वाली में दिगंबर और श्वेतंबर में बढ़ गया था। ये लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कौन सा कथन इनका सही है? एक सेकंड, हाँ सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शकों के विजेता थे, शकों को जो इन्होंने हराया था। इन जो मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन की हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, 33 ग्रेन की ये मुद्राएं चलाते थे। यानी कि दोनों सही, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ये शक पर विजय के उपरांत चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, किसके? चांदी के सिक्के शक विजेता यानी शक विजय के बाद में जारी किए थे। और ये शकों से ही प्रेरित थे। शक लोग चांदी के सिक्के जारी किया करते थे। ठीक है, तो ये शक विजय के संदर्भ में एक प्रबल प्रमाण है इनका, ये जो इनकी मुद्राएं। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? विरुद्ध का जो मतलब क्या? उपाधि धारण की। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी भी इसे कह देते थे। क्या कहते थे? देखिए, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी, ध्यान रखना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा अगर जानोगे तो जो ये था, ये 1296 से 1316 तक। ठीक है, और इसने कई सारी विजय की, जैसे कि गुजरात, जैसलमेर। ये मैं क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या, कभी कभी ये भी पूछते हैं, 3-4 मैं बताता हूँ आपको। गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर सीवान, फिर जालौर और फिर देवगिरी। ठीक है, तो ऐसे इनका क्रम था। ये क्या था? जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन का ये भतीजा था और दामाद भी था। इसने जलालुद्दीन को धोखे से मार दिया था। ठीक है, फिर ये शासक बन गया था। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की बात नहीं, बस यही है। इसको सिकंदर सानी जो कहते थे। और क्या था ये? चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है पेट के लिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं भाई, कौन सा सही नहीं है। काठी से राज्य की पूरी भूमि की नापी जाती थी। बिल्कुल, काठी एक क्या था? एक भूमि नाप की जो है वो था, उपकरण था। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि उपज का 30% राज्य का राजस्व था। नहीं, 30% नहीं था। ठीक है, ये तो गलत है। क्या था? देखिए, ये पहले तो 2/5 था, इसको बढ़ा के कहीं कहीं पे 40% भी लिखा गया है, लेकिन 30% नहीं था। ये गलत है। कृषक पैदावार या नकद के रूप में राजस्व चुका सकता था। हाँ, सब में यही था। ये सही है। जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। हाँ बिल्कुल, जमींदार बटे थे और वो कलेक्ट करते थे और वो पहुँचाते थे। ठीक है, तो ये था। अच्छा, इस प्रथा को भी रैयतवाड़ी प्रथा ही कहते थे। ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया था? मतलब किसने कहा था कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये जो इसके अधिवेशन होते हैं, ये तो सिर्फ छुट्टियों के मनोरंजन हैं। तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लाला लाजपत राय जी हैं, जो इन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसको कहा था कि शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी।
ठीक है। अच्छा, तिलक ने एक चीज़ और कही थी कि यदि हम इसी तरह वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर करेंगे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये भी ठीक है तिलक जी ने कहा था। बढ़ जाते हैं आगे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। बम्बई, लखनऊ, चंपारण, अहमदाबाद। नहीं, जो इनका पहला जन भाषण था ये 1916 में ये दिया था BHU में। ठीक है, BHU मतलब कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी कहाँ है वो? वाराणसी, ठीक है, या बनारस कह लो उसको, बनारस में। तो ये यहाँ पे ई वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण में था 1917 में, ये पहला सत्याग्रह था इनका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जो थे गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी ये बारदोली सत्याग्रह में 1928 में मिली थी। ठीक है, पंडित नेहरू को चाचा कहा जाता था। ठीक है, इनको रविन्द्रनाथ जी को गुरुदेव कहा जाता था। क्या? गुरुदेव। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो ये टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो हरिपुरा था, एक सेकेंड, तो हरिपुरा की देखिए यहाँ पे CR दास हैं, JB कृपलानी हैं, महात्मा गांधी हैं, JL नेहरू हैं, किसी ने नहीं। यहाँ पे ये ई वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 1938 में हुआ था, 1938 में हरिपुरा का जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, तो हरिपुरा कहाँ है? पहली बात ये जान लो, ये गुजरात में है। ठीक है, और इसकी जो वो किया था अध्यक्षता, वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, 1939 में फिर से अधिवेशन होता है और ये त्रिपुरी में होता है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी जीतते हैं, लेकिन गांधी जी के जो उम्मीदवार थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। यहाँ पे कुछ गतिरोध होता है, गांधी जी ने कहा ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, ये मेरी हार है। इससे त्रिपुरी संकट जन्म लेता है और फिर क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी अपना इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कुछ, इसको ध्यान में रखना। महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये यरौदा जेल में थे। ये क्या हुआ था कि जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी क्या हुआ कि ये जेल में चले गए, बंद कर दिए गए थे। और 21 मई 1930 को के समय धर्षणा नमक गोदाम पर आंदोलनकारियों द्वारा धावा जब बोला गया, उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। और इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? इसका कर रही थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कर रही थी। ध्यान रखना, यहीं पे एक अंग्रेज पत्रकार था, इसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। इसने इस घटना का जिक्र किया है और इसने कहा है कि इतनी भीषण और विभत्स घटना मैंने इससे पहले कहीं और नहीं देखी। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पत्रकार भी पूछते हैं। अच्छा, एक पत्रकार की और बात कर लें। ये पूछते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन पत्रकार था? तो वेब मिलर हो गया। दूसरा होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था 1942 में? तो वो थे लुई फिशर। कौन थे? लुई फिशर थे। ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? ठीक है, तो देखिए इसमें पहले देखिए ऐसे जब बनता है ना ऐसे, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, ठीक है, फिर मणिपुर है और फिर मिजोरम है। तो यानी कि पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। म्यांमार की जो देश की सीमा से लगे जो भारतीय हैं, तो उत्तर से दक्षिण उनका क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ध्यान रखना इसको। अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। तो मानसूनी जलवायु में, ठीक है, मानसूनी जलवायु में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो कौन से कहते हैं भैया? 180 देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। ध्यान रखना, ये यहाँ पे अगर यमुना ऑप्शन में होता तो बहुत कन्फ्यूजन होता, लेकिन नहीं, ये दामोदर को ही कहते हैं। दामोदर नदी में व्याप्त जो जल प्रदूषण है, इसके कारण इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खानों के लिए। किसके खान के लिए? सॉरी, खान के लिए। यूरेनियम यहाँ से निकलता है। अच्छा, एक होता है पिच ब्लेंड, ठीक है, ये इसका अयस्क होता है यूरेनियम का। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, ये है कहाँ जादूगोड़ा? तो ये झारखंड में है, इसको भी ध्यान रखना। कहाँ है ये झारखंड में है।
जादूगोड़ा, ठीक है। अच्छा, और भी हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ, ललितपुर में, ये भी क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश के यूपी के ललितपुर में भी क्या पाया जाता है, यूरेनियम की खाने, यानी कि यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार ऐसा कौन सा है जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे सभी व्यक्तियों का जो मतलब क्या होता है, व्यक्ति यहाँ पे आया है, तो एक तो नागरिक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, विदेशी होते हैं, ठीक है। तो अवसर की जो देखो, विधि के समझ समानता तो सबको है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो। धर्म की स्वतंत्रता भी सबको है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जो मुस्लिम हो, चाहे वो जो हिंदू हो। शोषण अगर किसी का हो, जो हो रहा है फिर भी उनका, लेकिन जो अवसर की समानता है, अगर हमारे यहाँ जॉब निकली हैं 10, तो उसमें क्या है, उसमें विदेशी को कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पे जॉब करेगा, वो भारतीयों के लिए ही है। तो अवसर की समानता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है। अच्छा देखिए, प्रौढ़ शिक्षा, क्या प्रौढ़ शिक्षा का कोई उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, तो नहीं, पहला ही पकड़ में आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कामगारों को निर्वाह मजदूरी बिल्कुल आर्टिकल 43 में है कि नहीं है। गरीबों को जो निःशुल्क 39 का है कि नहीं है। और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें, ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये हाँ आर्टिकल 45 है कि नहीं है। तो बाकी तो है, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का कहीं भी संविधान के निर्देशक में कोई भी उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं। ध्यान से पढ़ना, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो नहीं। क्या होता है, संविधान का जो अनुच्छेद है 292 और 293, ठीक है, 292 293 केंद्र और राज्यों को उधार लेने की जो शक्ति है, इसमें चर्चा की गई है। भारत की संचित जो निधि की जो साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेश से ऋण प्राप्त कर सकता है, लेकिन कौन, भारत के संचित निधि से। तो ध्यान रखना, वो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के ऋण नहीं ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। देखिए, तो भाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। देखिए, जब राज्य और राज्य के बीच में कुछ होता है, केंद्र और राज्य के बीच में कुछ होता है, कई राज्य मिलके और कई राज्यों के बीच में कुछ होता है, या एक तरफ केंद्र है जो एक तरफ कई राज्य हैं, तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो किसका, सर्वोच्च न्यायालय का हो जाता है, ठीक है। और शायद इसका आर्टिकल 131 है, आप लोग कमेंट करना कि मैं सही कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखता हूँ। पंचायत समिति के सदस्य, ठीक है, क्या है, देखिए इसमें से खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। खंड विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के सदस्य। अच्छा, और पढ़ते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होता है, निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर वो जनता से ही होता है चुनाव, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। 21, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम। तो इसमें दोगुनी छगुनी नहीं, इसकी 4 क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये किस लिए प्रयुक्त होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो इनका क्या काम होता है, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। कई बार पूछा गया है। एसी ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी, ठीक है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। मतलब एक बार यहाँ पे आया, जो ऐसे आया कोई करंट बहुत उच्च, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा है, फिर ये बांट भी देता है, धीरे धीरे इसको ऐसे फैला देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आ गया। बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का व्यावसायिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना, अगर ये याद नहीं होते हैं, 2 सोडा होते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा, अभी याद कराता हूँ आपको। एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है धावन सोडा। बेकिंग माने बनाना। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है बाई, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं भाई, उनके घर खाना बनाने वाले लोग लगे होते हैं, तो उसको बाई कहते हैं,
ठीक है। तो बाई क्या करेगी, खाना बनाएगी यानी बेक करेगी, बेकिंग सोडा हो गया। बाकी दूसरा बचा वो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वो धावन सोडा होता है। याद हो गया, भूलोगे नहीं। बढ़ जाते हैं आगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ठीक है, बताइए भाई कौन सा होगा। तो देखिए कन्फ्यूज मत होना, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। त्वचा भी अंग है, क्या है, त्वचा जो हमारी दिख रही है क्या होता है, सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है, ठीक है। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो हड्डी की अगर बात करें तो वो कान की जो इजिप्टी हड्डी होती है वो होता है सबसे छोटी हड्डी। और अगर कहा जाए तो शरीर का ये हो गया त्वचा। अगर शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग पूछे, अंदर यानी ये तो बाह्य है और संपूर्ण है, अगर अंदर का पूछते तो वो यकृत होता है। इसको ध्यान रखना, एक सेकेंड, यकृत होता है। शरीर के जो अंदर का होता है वो क्या होता है, वो होता है यकृत, ठीक है, यकृत। और त्वचा की अगर बात करें तो एक सेकेंड, त्वचा की अगर बात करते हैं तो त्वचा 3 भागों में बटी होती है, ठीक है। 3 परत होती हैं इस पर। सबसे ऊपर वाली होती है एपिडर्मिस, कौन सी होती है, एपिडर्मिस, ये भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, एपिडर्मिस। फिर बीच वाली होती है डर्मिस, ठीक, और नीचे वाली होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। देखिए राइटिंग मेरी सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनिए। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो खसरा का प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के द्वारा निदान नहीं किया जाता। खसरा को ही मीजल्स कहते हैं, बच्चों में होने वाली एक विषाणु जनित, कौन सी, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित ये रोग है, बच्चों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। इसे एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि बाकी जो शेष रोग हैं जैसे क्षय रोग है, टिटनेस है, इसको सबको हम जो होता है ये क्षय रोग और टिटनेस और ये कॉलरा, ये सब जीवाणु से होते हैं। क्या होते हैं, ये सब तीनों जीवाणु से होते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था। अच्छा, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना, पहले तो इसका टाइम पीरियड देखो कब से कब तक था, तो 1980 से 1985 तक चली थी, 6 नंबर की जो योजना थी। और इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा पे ध्यान दिया गया था, ठीक है, ऊर्जा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और अब देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना है इनको जरूर याद कर लो, यहाँ से पेट में क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रत्यक्ष कर कोड, तो ये आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है, आयकर से संबंधित है। बढ़ जाते हैं आगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। ये मॉडल भी हो जाता है, डीपी धर मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़िए इसमें से कौन सी है, तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये डीपी धर मॉडल की थी, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से प्रारंभ की थी, ठीक है, किस राज्य से प्रारंभ की थी, इसके ऑप्शन पढ़िए। तो मुझे याद आ रहा है कि ये गोरखपुर से हुई थी ना, तो यूपी से हो जाएगी। कब हुई थी, तो 24 फरवरी 2019, ठीक। मोदी जी ने यूपी के गोरखपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की थी। और क्या कहा था कि 6,000 रुपये प्रति साल 3 किस्तों में दिए जाएंगे। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो ये थे ग्रांटफ्रीड हैबरलर। ग्रांटफ्रीड हैबरलर ने वास्तविक लागत सिद्धांत का विकल्प प्रस्तुत किया था। इसको अवसर लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो माघ बिहू मनाया जाता है असम में मकर संक्रांति के दिन। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 24 दिसंबर को, ध्यान रखना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर रहा है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर विश्व की बात कर लें तो विश्व होता है 15 मार्च को। ध्यान रखना विश्व उपभोक्ता दिवस कब होता है, तो 15 मार्च को होता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, ठीक है। ये किस में जीता था, तो ध्यान रखना भारोत्तोलन में, ठीक है, यानी कि ये वेट लिफ्टर थी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए मैं इसका ज़्यादा विश्लेषण क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो कहाँ है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर एक आपको बता दूं जैसे एक ही क्षेत्र में, तो गन्ना का कहाँ है, कोयम्बटूर में है। मैं केंद्रीय वाली बात करूँगा सब। जो अंगूर का कहाँ है, पुणे में है। और बीज और मसाला का चीनी का कहाँ है, कानपुर में है। चावल का कहाँ है, तो चावल का आपका कटक में है, कटक उड़ीसा में। और दलहन कहाँ है, तो ये कानपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी देवी जो अरुंडले थे भारतनाट्यम की प्रसिद्ध ठीक है नृत्यांगना थी। किसकी थी ये, भारत
नाट्यम नृत्य जो था उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। और 1952 में, ये जब शुरुआत में ही 1952 में ये क्या थी, मनोनीत होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और असम। तो कौन सा नहीं करता है? तो शायद मणिपुर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको देखना आगे आप लोग। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की क्या है? ओस्लो है। ठीक है, नॉर्वे की क्या है? ओस्लो है। बढ़ जाते हैं आगे। तो राजधानियाँ जरूर याद कर लो आप सभी। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि का था? मतलब सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री इनमें से कौन बना था? तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये तो क्लियर नहीं है। बढ़ जाते हैं, अगर आपसे पूछेगा तो यूपी के बारे में पूछेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 9, 11, 20, 12 नहीं, कोई नहीं, कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करिए इसको। विश्व, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। अब यहाँ से देखिए, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, मैं तरीका जरूर बता दूंगा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आया करें, कंफ्यूज मत हुआ करो। अपने घर के जो रियल रिश्ते होते हैं उनमें ये रख लिया करो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक समझ रहे हो? ये जो आप कापियों पे जो बनाते हो प्लस माइनस, ये से बहुत टाइम जो लगता है। अगर कहा है कि उसकी माँ मेरी सास की, तो आपकी अगर सास ना हो, आपके पापा की तो सास होगी ना, तो आप पापा की सास से इसको पूरा फिट कर दो, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका पुत्र आएगा। ध्यान रखना भाई, अगर आपकी शादी हो गई तो अपनी सास से रख लो इसको रिश्ता, हंसने वाली कोई बात नहीं। अगर आपकी नहीं हो, आपके पापा की सास तो है ना, तो उस मेरी यहाँ से बस रख दो, उसकी माँ मेरी, जो भी हो रखते जा, बस आंसर आ जाएगा तुरंत। 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए यहाँ पे जो भैया जो निष्कर्ष है, आप इसको देखना। सभी कारें पहिया हैं, ये कार ऐसे बन जाएगा, ये कार का है। सभी कार पहिया हैं तो ये पहिया का हो जाएगा। फिर सभी सभी कारें 4 पहिया हैं तो ये 4 पहिया हो जाएगा। सभी 4 पहिया वाहन है तो ऐसे ये वाहन का हो जाएगा। ठीक है, सभी वाहन 4 पहिया हैं, एक सेकंड, सभी जो ये वाहन थे 4 पहिया है, नहीं, ये बड़ा है, ये छोटा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये अंदर है, ये बाहर है। सभी कारें वाहन हैं, सभी कार यहाँ पे हैं, और यहाँ कुछ देखिए, ये वाला सही हो सकता है। ठीक है, केवल 2। बढ़ जाते हैं। अब तो यहाँ पे इंग्लिश आ गई है। देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ना, आप जो आराम से वीडियो पॉज करके फिर इसके क्वेश्चन पढ़ना, इनको करना। यहाँ पे कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगर पैराग्राफ पढ़ना आपको आ रहा है तो आप कर लोगे, और एक दिन में आप सीख भी नहीं सकते हो ना। तो देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस बारे में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेप्स एंड इट्स यूजेस के बारे में इसको बता रहा है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इन विच रीजन डू ग्रेप्स राइपेन इन अगस्त? किस क्षेत्र में अगस्त में पक जाते हैं? इसमें आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा किस में पक जाते हैं, कैलिफोर्निया क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एडिटर ऑफ डिक्शनरी के एडिटर को क्या कहते हैं? ठीक है, अब ये आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक, 54 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका विलोम पूछ रहा है। फ्लेवी का विलोम क्या होगा? अगर आप लोग पढ़े हैं तो इसको कर लेंगे। फ्लेवी का विलोम होता है फर्म। फ्लेवी का सिनोनिम्स होता है सॉफ्ट, और फर्म का होता है, फर्म का मतलब हिंदी क्या होती है? कठिन, इसकी कहते हैं मुलायम। तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो और दिए गए हैं, लॉन्ग का लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। सी वाज राइट नॉर रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको अगर पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो ये कर लोगे, बाकी ये एक दिन में सीखने की चीज़ नहीं है। तो नॉर के साथ में क्या लगता है? नाइदर। और के साथ में क्या लगता है? आइदर। तो ये अगर ये सब पढ़े होंगे तो आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे नाइदर लग जाएगा। अब हिंदी आती है, देखिए पढ़िए। मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो मात्र और ऋणाम, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत क्या है? कड़वा का अकड़वा। ठीक है, हाँ, एक हद तक मान सकते हैं। जटिल का सरल सही है। परतंत्र का स्वतंत्र भी सही है। तीव्र का मंद्र, तो अगर तीव्र का मंद नहीं, तीव्र का मंद होता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पर रा लग गई है तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। मतलब एकाकिनी
एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। देखिए, तो यहाँ पे तो एकाकिनी ने ये बात से बराबर लिखी है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा था कि ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बना दो, है ना, शॉर्ट में दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सब गलत हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा, अगर एकाकिनी का हमें बदलना है तो वो क्या, एकाकी अगर होता तो बदल जाता। ठीक। जिसके बिना कार्य न चल सके सब समूह के एक शब्द बताइए। तो अपरिहार्य क्या होता है, अपरिहार्य जिसके बिना काम नहीं किया जा सकता है। बाकी अपेक्षित क्या होता है, जिसकी अपेक्षा की जाए। ठीक है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है कलम का जादूगर। 61 से 65 तक यहाँ भी क्या है आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद में आंसर देना है। ठीक है, आप लोग पॉज कर लेना, आराम से पढ़ लेना और इसके आंसर देना। निम्नलिखित जो विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है पूर्ति करना है। अच्छा, ये पढ़ोगे तो आप यहाँ पे जो कर लोगे, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों को पाँचों को कर लेना है, पढ़ना आराम से और कर लोगे। ठीक है, 65 तक अब पूछते हैं यहाँ पे 66 से 70 तक, ये भी जो रिक्त स्थानों की पूर्ति ही है, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, ये भी आप कर लोगे, पढ़ना आराम से आप सब लोग कर लेना। इतना यहाँ पे करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो